नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हम लोग के जरिए हम उन मुद्दों को देश की जनता के सामने लाते हैं जो बड़े मुद्दों के सामने कहीं खो जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार कानून की। शिक्षा के अधिकार कानून के लाने के पीछे का मकसद था हर बचपन को स्कूल तक पहुंचाना, हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया, मिड डे मील स्कीम आई, कुछ कामयाबी हमें जरूर मिली, लेकिन उसके बावजूद आज भी जब हम क्रियान्वयन के स्तर पर पाते हैं तो शिक्षा के अधिकार को लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो जमीन पर नहीं उतरे हैं। हमें गंभीरता से मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारा हर एक बच्चा स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आज हम लोग में एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में कहता है कि अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो हम उन बच्चों को भी स्कूल से जोड़ सकते हैं जो बच्चे अपना बचपन कहीं खो देते हैं। आज हम लोग पे इसी पे हम बात करेंगे और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय सिंह, वेल नोन आरटी एक्टिविस्ट, राइट टू एजुकेशन सेक्टर पे आप काम करते हैं। आप बेहतर अपने अनुभव आज हमारे साथ साझा करेंगे, हमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है या कुछ और इनिशिएटिव सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या लेने चाहिए। बेभा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खासकर उन बच्चों की देखरेख करती हैं, उनको स्कूल से जोड़ने का प्रयास करती हैं जो बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। और बड़े 3 मासूम बच्चे, आप सोचिए, इन बच्चों की कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चे एक समय में कबाड़ बुनते थे, तो बचपन को बचाना है, उसे अच्छी शिक्षा देनी, अपने पैरों पर खड़ा करना है। हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। वक्त के साथ साथ स्कूली शिक्षा में भले ही बदलाव हो गए हों और सरकार शिक्षा के लिए नए नए मिशन चला रही हो, लेकिन आज भी देश का बचपन कूड़े के ढेर में भविष्य तलाशता मिल जाएगा। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बच्चों की तादाद कम नहीं है जिनकी सुबह की शुरुआत स्कूली बैग से नहीं बल्कि कूड़े के इस बोरे के साथ होती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दुनिया के कुल बच्चों का 5वां हिस्सा भारत में रहता है। देश में 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती। करीब 80 लाख बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए साल 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था, जिसके तहत 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। 31 मार्च 2015 तक ये मापदंड सभी स्कूलों को पूरे करने थे। कई राज्य सरकारों ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की, लेकिन हैरानी की बात है कि 92% स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के मानकों को पूरा नहीं कर सके। इसके पीछे 2 वजह बताई गई हैं। पहली वजह बुनियादी सुविधाओं में कमी और दूसरी वजह शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव। राज्यों में शिक्षा के गिरते स्तर की बात करें तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पर आता है। नेशनल कॉलिजन फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 17,120 स्कूल बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक गैर सरकारी संस्था की 2012 की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों में 3वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पहली क्लास की किताब भी नहीं पढ़ पाता है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराऊंगा विपिन कुमार से। विपिन बेहद उत्साहित हैं क्योंकि अब उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया है और मैंने उनसे बात की, वो बहुत खुश हैं। विपिन, खुश हो आप? यस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मेरे साथ उसके बाद अनीशा पटेल हैं। अनीशा को भी स्कूल में एडमिशन मिला है और स्कूल जाने को लेकर बहुत खुश हैं अनीशा। और मेरे साथ खुशबू को एडमिशन नहीं मिला है क्योंकि यही हमारी तकनीकी दिक्कतें हैं जिसका संजय अभी जिक्र करेंगे। और आखिरकार ये कुल मिलाकर समस्या क्या है? ये 3 मासूमों का बचपन आप देखिए, ये बचपन अंधेरे में गुम होने वाला था। बेभा जी का हम न्यूज नेशन की ओर से धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने इन बच्चों को सही दिशा दिखाई। हम संजय जी का भी धन्यवाद देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे विभा जी से। विभा जी, मुझे आप ये बताइए, बचपन जो है आपके सामने, इनसे आप कब मिली? क्यों आपके दिमाग में ऐसा आया कि इन्हें स्कूल भेजना चाहिए, इन्हें पढ़ाना चाहिए, इनकी जगह कबाड़ बुनना नहीं है, इनकी सही जगह स्कूल में है? इन बच्चों को हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। तो इन लोग को एजुकेशन देते हैं, इन लोग बिहार से हैं। तो इन बच्चों को जब हम अच्छे तरह स्तर पर ले आए तो हम सोचे कि अब इन बच्चों को हम क्या दे सकते हैं। इनको जो देना था हम दे दिया, अब इनको सरकारी स्कूल की जरूरत है। तो इनके लिए हम लोग प्रयास करने लगे स्कूल जाकर के। आपको क्या लगा इन बच्चों में जब आपने इनको कबाड़ बुनते हुए देखा? आपको क्या लगा? मुझे बहुत तरस आया कि इन लोगों के बीच में कोई एक शिक्षक होता तो इन लोग का भविष्य सुधर जाता।
आपको लगता है हमारे देश को और भी विभाग की जरूरत है ताकि बाकी बच्चे जो कबाड़ बुनते हैं उन्हें भी हम स्कूल पहुंचा सके? जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होता है, इन लोग को बीच में हम पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है। विपिन, जब आप कबाड़ बुनते थे, अब आप स्कूल जाते हैं, आज आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब मैं स्कूल जाता हूँ तो। थोड़ा जोर से बोलो, आप तो यंग हो, मुझे सुनाई देनी चाहिए आपकी आवाज। विपिन, यस, जब मैं स्कूल जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी तक आपने स्कूल में जाके क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीख लिया मुझे कुछ चीजें बताओ। हिंदी और इंग्लिश, मैथ में भी सीखा। मैथ्स में क्या सीखा? मैथ में ऐड, डिवाइड, ये सब सीख लिया हूँ। अच्छा, 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4, 3 + 3 6, 6 + 2 6 + 2 8। वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये कबाड़ बिनने वाला बच्चा स्कूल में गया, आप देखिए ये मैथमेटिक्स के सवाल ऐसे चुटकियों में सुलझा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बचपन का सपना वो स्कूल ही पढ़ना चाहते हैं, परिस्थितियां उन्हें कबाड़ बुनने के लिए, सड़कों में बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देती हैं। और मेरे साथ मौजूद है अनीशा। अनीशा, अब आप मुझे बताइए, पहले जब आप कूड़ा बुनती थी, आज आप स्कूल जाती हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जब हम स्कूल जाते हैं, तैयार होकर ड्रेस पहन के जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या पढ़ती हैं? हाँ, तो मतलब हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ाते हैं। थोड़ा सा जोर से, क्या क्या पढ़ती है? हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ पढ़ते हैं। और प्रेयर भी गाती है? हाँ। कौन सी प्रेयर गाती है, आप सुनाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। थोड़ा जोर से, ताकि पूरे देश आपको सुन सके, देश के सामने हम एक एग्जाम्पल रख सके कि अनीशा जो है उस दौर से निकल के एक अच्छे दौर में आई है और आज अच्छी प्रेयर गाती है स्कूल में जाके, ताकि बाकी बच्चों को भी हम एक इंस्पिरेशन दे सके। जोर से सुनाइए जरा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपका विश्वास मजबूत है, चलिए बहुत अच्छा। तीसरी हमारे साथ है खुशबू। खुशबू बेटा, आपको कैसा लगा जब आप स्कूल जाए, आपको जब बेबा जी ने पढ़ाना शुरू किया, कैसा लगा बेटा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अब आप क्या चाहती हैं? और पढ़े। और पढ़े, स्कूल में पढ़े, यस आगे बढ़ के कुछ सोचा है क्या करेंगी करके? यस सर, पढ़ेंगे और टीचर बनेंगे। विपिन के तो दिमाग में जरूर चल रहा है कि आगे बढ़ के क्या बनना है। विपिन, यस सर, क्या बनना है? पायलट। पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाओगे? यस सर। हैं? पक्का? यस सर। हर स्थिति में पायलट बनोगे? यस। सोच लिया है यस अभी सर। से? यस सर। अब मुझे लगता है तुम जरूर पायलट बनोगे, जिसने इतने बचपन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसे कौन रोक सकता है। उसके साथ तो परमात्मा भी खड़ा हो जाता है। संजय जी, आप बुनियादी मुद्दों पे आते हैं। हमने आरटी इसलिए लागू किया 2009 में, ताकि हमने 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया जब हम सर्व शिक्षा अभियान को लेकर आए, कि हम हर बच्चे को अच्छी तालीम दे सकें, हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा दे सके। हम शुरुआती तौर पे कुछ कामयाबी हासिल कर पाए? अब देख, अगर माने तो ये एक अच्छी पहल है जिसको बोला जाए कि ये जरूरी है कि हम इस दिशा में आगे तो बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं, ऐसा बोलेंगे कि एक अच्छी पहल है। मगर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं तो बहुत बहुत मुश्किलें हैं जिसको अभी पूरा करना है, जिसका लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अभी जैसे जहां तक कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तो एडमिशन की बात जहां तक करें, पहले तो इनको जो एडमिशन है वो नहीं मिलता बच्चों को। अगर हम कोशिश करें तो पता लगा, अभी देखिए खुशबू जैसे हमारे साथ बैठी है, तो उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है कि उनको बता रहे कि अक्षर बोध नहीं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। आप किसी भी बच्चे को आप ना मना नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो आई है तो उनको एडमिशन देना ही देना है आपको, और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, मेरा ये मानना है। विभा जी, आप मुझे बताइए, आपको क्यों लगा कि आपको इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिनका बचपन कहीं गुम हो रहा है, इनको सही रास्ते पे ले जाना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन बने बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों की भी सोच में ये आए कि जब विभा ये कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो घर में बैठी रहती थी, अब मुझे लगा कि कुछ काम करते तो ठीक रहता। फिर देखे कि जो इन लोग कबाड़ी जो थी है, कम्युनिटी है, वहाँ देखे कि सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक पल्ली लिया और चला गया बुनने। मुझे लगा इन लोग को पढ़ाई की जरूरत है। अगर इन लोग को लेकर के कोई बैठ जाए तो इन लोग कबाड़ बिनना बंद कर दे और कुछ सीखना शुरू कर दे।
तो फिर हम अपना बोले उनसे, तो कहे कि ठीक है तुम बैठ जाओ इसको लेकर के, तो मैं शुरू कर दिया। कितने बच्चों को पढ़ाती हैं आप? अभी हमारे पास हम 2 शिफ्ट में चलाते हैं, 2 शिफ्ट में चलाते हैं, तो 2 शिफ्ट में अभी करीब 125 बच्चा है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम इस तरह के बच्चों को वाकई शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ दें, आपको लगता है हर बच्चे में वो भूख है जो अगर उसको मौका मिले तो वो आगे बढ़ सकता है? जी हाँ, ये आप आत्मविश्वास के साथ कह सकती हैं? इन लोग को, हाँ, इन लोग के साथ में मेरा विश्वास है कि इन लोग आगे बढ़ सकता है। आपके परिवार में कौन कौन है विपिन? मेरा मम्मी और पापा और मेरे 3 बहन हैं। जब आप मम्मी पापा को घर जाके बताते हो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, हाँ, क्या बताते हो? मैं जब भी स्कूल से आता हूँ तो मम्मी पापा को बताता हूँ कि आज हमारे स्कूल में साइंस और इंग्लिश का पढ़ाई हुआ। इंग्लिश में आपने क्या क्या सीखा? इंग्लिश में वही ये लिखना और पढ़ना सब सीखा हूँ। सीखा। यस सर। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इंग्लिश और मैथ। मैथ्स। यस सर। और साथ ही साथ और इसके अलावा कुछ? साइंस, ये हमारा परिवेश, ये सब पढ़ने में अच्छा थोड़ा जोर से बोलो। विपिन, आप पायलट, कितनी गर्जना के साथ आप जब हवाई जहाज उड़ाओगे, आप सोच सकते हो? ऐसी गर्जना आपकी आवाज में भी होनी चाहिए। थोड़ा जोर से मुझे बताओ। इंग्लिश और साइंस से ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है। ये तो, और इसके अलावा भी कोई खेलने का या बाकी एक्टिविटीज भी आप करते हो? यस सर। जैसे? ये जब लंच होता है वहाँ लंच करके खेलते हैं प्लेग्राउंड में। हाँ। और थोड़ा देर खेलने के बाद घंटे लग जाती है, फिर हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। खाने में क्या मिलता है आपको दिन में? दाल चावल। खाने का मन करता है? अच्छा खाना मिलता है? यस सर। वो खाना अच्छा होता है? सर खाना तो एक ही में मिक्स करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं खाते, घर से ही खाना ले जाते हैं। स्कूल का खाना अच्छा नहीं लगता? नो सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों चीज एक ही में मिक्स कर देते हैं। दाल चावल एक ही में मिक्स कर हाँ। देते हैं। खुशबू तो अभी जाते नहीं है। अनीशा, आप खाना खाती हैं जो सरकार मिड डे मील? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारे सरकार, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जरा मालूम चल जाए कि बच्चे वो खाना ही नहीं खाते जिसके लिए आप हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं। और क्यों नहीं खाते आप सुनिए, अनीशा आपको बता रही। अनीशा, क्यों नहीं खाना खाती आप? पूरी बहुत मोटा मोटा रहता है और जला जला सा पूरी रहता है, इसलिए हम घर से ही खाना ले जाते हैं। अच्छा, तो आपने कभी कहा नहीं हमें पतला पतला पूरी दे दीजिए? नहीं कहते हैं। संजय जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक कमेटी बनाने की बात की थी जिसमें पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हो। क्या वो कमेटी अब तक फॉर्म नहीं हुई? अगर वो कमेटी फॉर्म हुई होती, मैं समझ सकता हूँ इस खाने के विषय पे तो ध्यान दिया होगा। नहीं, अगर हम कमेटी की बात करें तो दिल्ली जैसे शहर में, तो अगर ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे कम कमिटीज बनी है, पेरेंट्स कमेटी की जहाँ तक SMCs जहाँ तक बनने की बात है, वो एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छा फोरम है जिसपे जाकर के इन सब चीजों पे बात की जा सकती है। मगर समस्या अभी के टाइम ये है कि वो कमेटी नहीं बनी है। यहाँ पे तो सबसे कम कमिटीज बनी है। अगर सारे स्टेट्स को मिलाकर देखें तो दिल्ली सबसे पीछे है इसमें, और सारे स्टेट्स में कुछ चीजें बनी है, मगर वहां पर भी और दिल्ली सरकार के सबसे नजदीक भी है, केंद्र सरकार के। बिल्कुल जो इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेट बिल्कुल सही है। जो जिसमें अगर हम जहां तक की बात करें तो सबसे पीछे है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 8% स्कूलों में SMCs बने हैं। अगर वो देखें सिर्फ 8%। जहां तक मिड डे मील की बात हम कर रहे हैं बच्चों की, तो उसपे भी हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि अगर पेरेंट जाए और खाएं और टीचर्स हैं वो भी वही खाना खाएं, तो वो चीजें फिर से कुछ सुधार होने की संभावना है। ये कहा जाता है कि जो भी फूड आप दे रहे हैं बच्चों को, पहले वो टीचर या प्रिंसिपल वो पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद बच्चों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चे थोड़ा झूठ बोलेंगे, तो साक्षात ईश्वर का रूप है। हम कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विपिन, खुशबू की, ये तस्वीरें हम हर उस बच्चे के चेहरे पे देखना चाहते हैं जो आज सड़कों में कहीं अपना बचपन खोते चले जा रहे हैं। हम जल्द हाजिर होते हैं हम लोग पे। ये चर्चा लगातार जारी है।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम लोग, और हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार कानून की, हर बचपन को स्कूल तक ले जाने की, और ये कैसे संभव हो सके हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन अभी भी ये तस्वीर बहुत ज्यादा बदली नहीं है। बावजूद इसके हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से लागू हो चुका है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने खुशबू है। विभा जी, मुझे ये बताइए, खुशबू को एडमिशन क्यों नहीं मिल पाया? वो कहते हैं कि उम्र के हिसाब से बड़ी है और इसको आता नहीं है, तो इसे पहली क्लास में लेंगे। पहली क्लास में दो? पहली क्लास। बट ये तो इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। तो वो अपनी एज के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगी, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी फिर। तो ये बड़ी है, हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे दूसरी तीसरी कक्षा में एडमिशन हो, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। खुशबू, आप घर में भी पढ़ाई करती हो बेटा? क्या पढ़ती हो? 1 2 सीखता हूँ, थोड़ा जोर से बेटा। 1 2 पढ़ता हूँ और कखारा पढ़ता हूँ, हाँ, और 1 से लेकर 10 तक पढ़ता हूँ। 1 से लेके 10 तक। मुझे सुनाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संजय जी, ये अक्षर बोध की जो बात जो स्कूल ने कही है कि साहब इसको अभी अक्षर बोध नहीं है तो इसको आपको पहली कक्षा में इसको दाखिला दिलवाना होगा, इसके लिए भी हमने विकल्प ढूंढा था। इस पे बड़ी लंबी चर्चा हुई थी संसद में कि साहब अगर कोई बड़ा बच्चा होगा, किसी बाल मजदूर को आप वापस उसको रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं और उसको, तब क्या विकल्प है हमारे पास, क्या प्रावधान है, आप जरा बताइए। अगर हम आरटी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे प्रोविजन है कि कोई एज एप्रोप्रिएट क्लास में डालना है। सबसे पहली बात, अगर वो 10 साल की है तो करीब उसको क्लास 3 या 4 में एडमिशन होना चाहिए। अब जब अगर वो उनको अक्षर बोध नहीं है या अक्षर ज्ञान नहीं है, जो भी हो, मगर वो स्कूल का काम है कि ब्रिज कोर्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करे और उनको उस लेवल तक लेके आए ताकि वो एप्रोप्रिएट एज क्लास में उनका एंट्री हो सके। वो स्कूल का काम है। ये आप मना नहीं कर सकते कि आप उसको क्लास 1 में ले जाओ या फिर हम एडमिशन दाखिला देने से तो आप मना ही नहीं कर सकते। ये तो सवाल ही नहीं क्योंकि उठता। अब ये कानून के दायरे की बात है। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, आप एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। विभा जी, और आने वाले समय में कितने और स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आप चाहती हैं कि वो स्कूल से जुड़े, और आप क्या क्या उन्हें पढ़ाती हैं? आपका जो संस्थान या संगठन है वो क्या क्या पढ़ाता है? मैं तो छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा 3 साल की उम्र के बच्चे को बैठा लेते हैं। अच्छा। 3 साल से उसको सिखाते हैं, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उस तरह के ज्ञान देते हैं। तो हिंदी में भी अक्षर का ज्ञान सिखाते हैं, मैथ में भी छोटे बच्चों को जिस तरह छोटा है तो पहले घुमाने का देते हैं, जब बड़ा हो गया तो 1 बनाता है, 2 बनाता है, इसी तरह उसको काउंटिंग सिखाते हैं। अब उससे बड़ा हो गया तो उसको क का ज्ञान कराते हैं, तो अक्षर का ज्ञान होता है। फिर जब बड़ा हो जाता है, अब मुझे लगा कि अभी एडमिशन लायक हो गया तो फिर इसे कोशिश करते हैं। विपिन, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। जब स्कूल आप जाते हैं तो घर के आने के बाद भी पढ़ाई करते हैं? यस सर। कौन मदद करता है उसमें आपकी? उसमें तो मैं मम्मी को पढ़े लिखे ना, फिर भी मैं स्कूल से आते हैं, काम स्कूल का होमवर्क करके उसका थोड़ा सा लंच किया और फिर थोड़ा देर सो जाते हैं, फिर रात को पढ़ाई करते हैं। तो पायलट बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपने बड़ा पाल लिया और मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। यस सर। तैयार हो उसके लिए? यस। आप बताइए, जब आप इन बच्चों को पढ़ाती हैं फिर आप क्या सोचती हैं? आपके अपने बच्चे भी होंगे? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। 2 बच्चे। तब आप फिर आपको क्या सोच आता है जब आपने इनको पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को आप स्कूल में लेकर गई, अकेले में फिर क्या सोच आया आपको? अकेले में मुझे लगता है कि इन बच्चों को भविष्य सुधर जाए तो सारे एक समान हो जाएं। जैसे भेदभाव भी होता है स्कूल में, हमारे बच्चों को बहुत भेदभाव होता है। यही होता है? लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा स्कूल है आपका? प्राथमिक। कौन सा, कहाँ पर है ये स्कूल? भुआपुर। हाँ जी, भुआपुर। बुआपुर। यस सर। आप लोगों से कहते हैं कबाड़ी के बच्चे को अलग बैठा। यस सर। ये तो खुला उल्लंघन है संजय जी, और जो टीचर ऐसा करता है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर हम ऐसा तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है और ये आरटी का घोर उल्लंघन है, और वो प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सबको जेल भेजा जा सकता है। इसमें आरटी में प्रोविजन है। हम इसके खिलाफ देखते हैं, इनसे बात करके, क्योंकि अभी मुझे ये पता लगा है
क्योंकि पहले हमारी इनसे बातचीत होती रही है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का बर्ताव वहाँ पे हो रहा है। ओके, हम बिल्कुल विपिन, आप जाके कह सकते हैं कि मेरे को आप अलग नहीं कर सकती। बहुत कहता हूँ सब मैम को, तो बोलते हैं तुम कबाड़ी कबाड़ी रहोगे, तुम कबाड़ी के कबाड़ी रहोगे। आप सोचिए कि हम देश बदलने की बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े सपने इस देश को दिखा रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी सपना जो हमारे सियासतदानों ने देखा था, हालांकि वो अपने बच्चों को कभी इस तरह के स्कूलों में नहीं पढ़ाते, तभी उन्हें इन बच्चों के दर्द के बारे में नहीं मालूम, लेकिन विपिन आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि शिक्षक किस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ कर रहे हैं। खाने को लेकर मैं वापस आता हूं, क्योंकि ये भी एक बुनियादी चीज है कि हमारे बच्चों में कुपोषण की स्थिति ना पैदा हो। कभी भी आप स्कूल का खाना नहीं खाते बेटा? क्यों ऐसा? कभी एक ही दिन, वो वहां तो हर रोज नया नया खाना मिलता है। दाल में कॉकरोच निकला था, इसलिए भी नहीं खाते। दाल में कॉकरोच निकला था तो जरूरी थोड़ा एक बार निकला दूसरी बार ठीक हो जाएगा। रोज अलग अलग तरीके का खाना मिलता है या रोज दाल चावल ही देते हैं? दाल चावल मिलता है, पूरी सब्जी और दलिया, बस ये 3 चीज मिलती है। तो दलिया भी अच्छा नहीं लगता? क्यों दलिया अच्छा क्यों नहीं लगता? वो तो दूध में डाल के बनता है। खिचड़ी की तरह बना देते हैं उसको, सब्जी भी उसमें रहता है, मटर, आलू, दाल, कुछ रहता है उसमें। चलिए विभा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। न्यूज नेशन तहे दिल से आपको साधुवाद देना चाहेगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में आपने जो सपना देखा है, हम चाहते हैं कि विभा जी जो है पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। देखिए, वो अपनी जिंदगी में इन छोटे सपनों को उनके आसमान तक ले जाने की कोशिश करी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, आप लॉयर बने, आप पायलट बने, बेटा आपका भी भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग में आज इतना ही, लेकिन उन शिक्षकों के लिए एक तरह की चेतावनी भी है कि अगर आप राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो आपको कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। लिहाजा आप अपने शिक्षक धर्म का पालन करिए, और वो धर्म है बच्चों को उनका बचपन दीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें अपने पैर पर खड़ा करिए, ताकि वो भारत के भविष्य, भारत का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।